हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बॉन्ड। ये टॉपिक केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री में चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी ये इस्तेमाल हुआ है और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी ये टॉपिक इन्वॉल्व है और ये केमिस्ट्री में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है? एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखता है। जैसे कि ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में जुड़े होंगे तो बनता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सो ये दोनों एटम जो कंबाइन हो रहे हैं ये दोनों सेम एलिमेंट के हैं, इसीलिए जब ग्रुप ऑफ एटम्स होता है तो हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, चाहे वो दो एटम्स हो, तीन हो या तीन से ज़्यादा हो। लेकिन अगर जो कंबाइन हुए एटम्स दोनों एक ही एलिमेंट के हैं तो इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। होमो एटॉमिक, जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये सब होमो एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों एटम्स में या दो एटम्स जो यहाँ पे कंबाइन हुए हैं वो दोनों एक ही एलिमेंट के हैं। बात समझे? लेकिन फिर हिटेरो एटॉमिक टर्म कब यूज़ की जाएगी? हिटेरो एटॉमिक टर्म का मतलब होता है जब आपके पास एक मॉलिक्यूल हो लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर कॉम्बिनेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम्स, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बन जाती है हिटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ पे भी एक बॉन्ड है। देखिए बॉन्ड कहाँ कहाँ है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम यहाँ पे क्लास 10th के लेवल के हिसाब से हमें दो बॉन्ड्स खास तौर पे बेटा पढ़ने हैं। एक बॉन्ड हमारे सामने है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आज की वीडियो जो होगी वो फोकस रहेगी आयोनिक बॉन्ड पे। ठीक है, सो ये आयोनिक बॉन्ड को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं? देखिए इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती है, वन बाय वन करके वो सारी डेफिनेशंस हम देखेंगे। पहली डेफिनेशन, द बॉन्ड फॉर्म्ड by the transfer of electrons from metal to non-metal is called ionic bond। जो बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बने, और वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कैसे होगा? मेटल विल लूज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। ओके, अब हम कैसे एलिमेंट्स में से मेटल्स को पहचान सकते हैं? जब भी हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हमेशा मेटल्स के आखिरी शेल में हमें 1, 2 या 3 देखने को मिलेगा। जिस एलिमेंट के भी आखिरी शेल में 1, 2 या 3 हो, समझ जाओ वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन है? मेटल्स है। बेशक इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन वो आप अपनी अपनी जगह पे वो एक्सेप्शंस पढ़ोगे। लेकिन जनरल में जो रूल अप्लाई होता है वो ये है कि मेटल कैसे पहचाना जाएगा? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे आपको उसके आखिरी शेल में या तो 1 दिखेगा या 2 दिखेगा या 3 दिखेगा। इसीलिए मेटल की वैलेंसी भी 1, 2, 3 है, और मेटल के अंदर आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 1, 2, 3 होते हैं, इसलिए मेटल की वैलेंसी भी 1, 2, 3 है। और मेटल क्या प्रेफर करता है? मेटल गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को, बल्कि वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है।
ठीक है बेटा, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। सो अगर किसी मेटल को आप देखो, जैसे सोडियम, सोडियम से पहले नियॉन आता है और नियॉन का सिंबल Ne है और इसका फुल फॉर्म NeON है। इसका एटॉमिक नंबर है 10 और एक नोबल गैस है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो K में 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो K में 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आखिरी शेल में 8 है, तो ये स्टेबल है। तो हर कोई एलिमेंट अपने नज़दीकी नोबल गैस की नकल करने की कोशिश करता है। तो इस नियॉन का नज़दीक, इस नियॉन के नोबल गैस के बाद जो एलिमेंट आता है दैट इज सोडियम, सिंबल इज Na, एटॉमिक नंबर इज 11, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन। सो स्टेबल होने के लिए इसको आखिरी शेल में 7 चाहिए, लेकिन 7 तो कोई इसको देगा नहीं, इसलिए सोडियम क्या प्रेफर करता है, इसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। अब देखिए मेरी बात यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। जब मैंने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इसके आखिरी शेल में मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो मैं समझ गया ये मेटल है। सोडियम के बाद एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी मेटल होगा। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम का K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इज़ 13, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो देखिए जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 3 है, पहचान गया मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही देख के कि ये तीनों के तीनों एक्चुअली में क्या है, मेटल्स है। और व्हाट डज मेटल प्रेफर टू डू, इट प्रेफर्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। So this will lose 1 electron, this will lose 2 electrons, this will lose 3 electrons. जब तक हम इनका एटॉमिक नंबर बोलते थे, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब सोडियम का एटॉमिक नंबर अभी तक 11 था, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इसीलिए सोडियम जो था तब तक वो न्यूट्रल था, दैट वाज न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर थे। लेकिन स्टेबल होने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 11 नहीं है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 ही है, और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से प्रोटॉन ऑटोमेटिकली एक ज़्यादा हो गया, इसीलिए सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। जब तक ये एटम था ये न्यूट्रल था, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये आयन बन गया। और कैसा आयन बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया, Na पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन्स को हम कैटाइन्स कहते हैं, तो सोडियम कैटाइन है। इसी तरह मैग्नीशियम को भी आसान है स्टेबल होने के लिए 2 लूज़ करना। सो अभी तक इसका एटॉमिक नंबर 12 था, इसीलिए इसमें 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर लिए तो अब इसका मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन अभी भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब सिर्फ 10 ही रहेंगे, इसलिए मैग्नीशियम का चार्ज Mg2 पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। इसी तरह एल्युमिनियम बेटा क्या करेगा? एल्युमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, अभी तक इसका एटॉमिक नंबर था 13, इसका मतलब इसमें 13 प्रोटॉन्स है और 13 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर लिए, तो अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 ही बचे और प्रोटॉन अभी भी 13 है। तो इसीलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 3 ज़्यादा है, दैट्स वाई एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। ओके, सो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ आपने ये देखा कि जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सो इसका वाइस वर्सा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि नॉन मेटल्स, मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, इस वजह से उसका
पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर चढ़ा, तो नॉन मेटल्स इसके कंपैरिजन में क्या करेंगे, वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाने की वजह से प्रोटॉन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। और वो क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। इसीलिए बेटा जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो ये बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी शॉर्टकट में मैं ये बता सकता हूँ, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। In other words, I can also define it like this: the bond formed by the transfer of electron from metal to non-metal is called as ionic bond. और जो बेटा जो compounds ionic bond की वजह से बनते हैं, they are called as ionic compounds. उन ionic compounds में एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन मेटल का होगा और नेगेटिव आयन नॉन मेटल का होगा। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा, वो आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो चलो अब हम इन सारे एग्जाम्पल्स को पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम, वो वन एटम होगा मेटल, टू अनदर एटम, वो दूसरा मेटल होगा, दूसरा एलिमेंट होगा नॉन मेटल। इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड्स उस आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं उसको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो अब बेटा आपके सिलेबस में ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। सो अब वन बाय वन करके हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनता है, और फिर वन बाय वन करके इन सब को हम एक एक करके इसमें देखते हैं। ठीक है, सो पहले हम सोडियम क्लोराइड को देखते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड, जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोडियम का सिंबल इज़ Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 1 इलेक्ट्रॉन्स। हम जो बेटा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को VALENC, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाते हैं एटम के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ डॉट। सो आप सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे एक डॉट दिखाया जाएगा। ठीक है, मैं इस डॉट को डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। देखिए ये एक डॉट है इसके ऊपर। अब इस सोडियम को रिएक्ट करना है क्लोरीन के साथ, ये रहा क्लोरीन, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 17, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले मैं बेटा आगे बढ़ूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये आपको तब जाके समझ आएगा जब आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट्स का सीक्वेंस पता होगा। पीरियोडिक टेबल में एट लीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको सीक्वेंस पता होगा, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, तभी जाके आप ये वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छे से समझ पाओ। ओके, सो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 1, 2 या 3 होता मैं समझ जाता ये मेटल है, लेकिन जिसके आखिरी शेल में 4, 5, 6 या 7 होता है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो इसके आखिरी शेल में 7 है, तो उसको हम दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स, हर साइड से 2-2 मैंने रखे, एक यहाँ पे रखा। ठीक है, स्टेबल होने के लिए क्लोरीन को आखिरी शेल में 8 चाहिए, इसके पास 7 तो है, कितनी कमी है, 1 की, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम देगा। यहाँ से देखिए ये एरो मैंने दिखाया, इस एरो के नीचे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। और अब जाके देखिए आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसलिए इसके ऊपर Na पॉजिटिव चढ़ेगा, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। और इसी कंपाउंड को बेटा हम अब इस तरह लिखते हैं, चार्जेस के बगैर। तो अब आपने समझा
कि जहाँ पे अभी तक आप सोडियम क्लोराइड लिखते थे वो एक्चुअली में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, यानी कि ये एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो बेटा जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता है उस कंपाउंड को हम बेटा आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है और एक नेगेटिव वाला आयन है। पॉजिटिव वाला मेटल का है और नेगेटिव वाला नॉन मेटल का है। ओके, इज दिस क्लियर? सो ये बन गया फर्स्ट कंपाउंड की हमने डिस्क्रिप्शन की। इसी तरह दूसरा बेटा है पोटेशियम क्लोराइड। तो चलो देखते हैं, ये वन बाय वन करके एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। पोटेशियम क्लोराइड के लिए K पहले लिखना पड़ेगा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और N में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको जुड़ना है क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का है जो अभी अभी आपने देखा, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब पोटेशियम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं दिखाता हूँ एक डॉट की शक्ल में, और क्लोरीन के आखिरी शेल में है 7, तो वो दिखाता हूँ मैं इन द फॉर्म ऑफ 7 डॉट्स। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दिखाया जाएगा, ट्रांसफ़र हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी लाइक दिस। पोटेशियम ने लूज़ किया तो K पॉजिटिव, और क्लोरीन ने गेन किया तो Cl नेगेटिव। और इसी को सिंपल फॉर्म में हम लिखते हैं KCl। इसमें C कैपिटल है बेटा, L स्मॉल है, KCl। ठीक है, और इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है K पॉजिटिव और Cl को ब्रैकेट में दिखाए जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 7 इसके अपने थे और एक इसने इस पोटेशियम का जो ले लिया वो दिखा रहा हूँ मैं रेड डॉट से, समझ लो ये है। ठीक है, और फिर इसका शेल हम क्लोज करेंगे और यहाँ दिखाएंगे नेगेटिव। सो वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस और वी कैन राइट दिस। ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। चलो देखते हैं आगे और कौन कौन है। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो इसकी फॉर्मूला है MgCl2, यानी मैग्नीशियम का एक एटम है और क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझना कैसे बनाते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 और 8 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12। इस मैग्नीशियम को जुड़ना है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन यहाँ आपने देखा, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन मैग्नीशियम को देने के लिए 2 है। इसीलिए बेटा यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ एक क्लोरीन से काम नहीं चलेगा, हमें 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही ले सकता है ना, और मैग्नीशियम को तो देने के लिए 2 है। इसलिए आखिरी शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम के पास, उसको हम दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। यहाँ 2 डॉट्स हमने बनाए, और ये रहे क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन में, K में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स। और यही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी, K में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो इसके अपने हैं उसको हम दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। ये रहे क्लोरीन के अपने 7 इलेक्ट्रॉन, और ये रहे इस क्लोरीन के अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पे इसका एक डॉट अपना था और एक इलेक्ट्रॉन आ गया मैग्नीशियम का, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया मैग्नीशियम का, ये रहा वो। इज दिस क्लियर? सो देखिए मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो दोनों जगहों पे हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ये
इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ET हो रहा है, ओके। और फिर ये एरो की शक्ल में हम ऐसे दिखाएंगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ओके। और यहाँ 2 क्लोरीन है तो बाहर 2 लिखेंगे और Cl को ब्रैकेट में लिखने के बाद बाहर नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक, क्योंकि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल में से हर एक ने एक ही गेन किया इसलिए Cl नेगेटिव। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं MgCl2, क्लियर। सो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड, it is an ionic compound. Got it? Now next case is magnesium oxide. See, अब यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मूला बनेगी MgO. So this is magnesium plus oxygen. मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है K में 2, L में 8 और M में 2, और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है K में 2, L में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी आर गोइंग टू शो देम विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 2 डॉट्स और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 6 डॉट्स, ओके। सो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के इधर जाएंगे क्योंकि मैग्नीशियम प्रेफर करेगा लूज़ करना, और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसको 2 की कमी थी क्योंकि 6 उसके पास है ही। तो फाइनली ये बन जाएगा Mg, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 लूज़ किए इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने 2 गेन किए इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव। तो ये कंपाउंड बन जाएगा MgO. Is this clear? So this is the case scenario over here. So अब यहाँ पता चला मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरह बेटा आप लोग इनको ट्राई करोगे, मैं जैसे आप यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड दिखाता हूँ आपको, बाकी आप ट्राई करोगे खुद से ही, ठीक है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, K में 2, L में 8, M में भी 8 और N में 2, 2 और 8 10, 10 और 8 हो गए 18, 18 और 2 हो गए 20। कैल्शियम क्लोराइड मतलब हमें 2 क्लोरीन चाहिए, क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहाँ K में 2, L में 8, M में 7, K में 2, L में 8 और M में 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट्स की शक्ल में दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। और कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ 2 डॉट्स। सो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। सो ये हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और यहाँ पे भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। सो जब इधर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इधर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, रबर बढ़ाए। सो अब हम क्या करेंगे, काम दिखाएंगे इसको इस तरह से। कैल्शियम ने 2 लूज़ किए इसलिए इसके ऊपर Ca2 पॉजिटिव चढ़ेगा, और यहाँ पे 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो 2 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, अंदर एक बार क्लोरीन लिखेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव दिखाएंगे। और फॉर्मूला जब हम इसकी लिखते हैं तो कैल्शियम सिंगल है और क्लोरीन 2 है इसलिए CaCl2। इसमें कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। यहाँ पे बेटा एक बात बड़ी कॉन्सेप्चुअल है। इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम क्लोराइड और इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्लोराइड, और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड, और इस कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। आप एक चीज़ नोटिस करो,
हर जगह पे नाम में क्लोराइड 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 है। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड है, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन इनमें भी तो क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ Cl अकेला क्यों है और यहाँ Cl 2 बार क्यों है? वो इसलिए बेटा क्योंकि पोटेशियम को देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन को भी लेने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए एक मेटल एक नॉन मेटल। सिमिलरली सोडियम को भी देने के लिए एक ही था और क्लोरीन को भी लेने के लिए एक ही था, मगर यहाँ बेटा क्लोरीन को ऐसे मेटल के साथ मिलाया गया जिसको देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक क्लोरीन तो एक ही लेगा ना, इसीलिए 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए यहाँ Cl2 है। सेम इज़ द केस हुआ है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक क्लोरीन तो एक ही लेता, इसीलिए 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ी। आप बात समझे क्यों? वरना दोनों के नाम में आप सिमिलैरिटी देखिए, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ सोडियम क्लोराइड है, दोनों के नाम में क्लोराइड है, बट यहाँ पे ऐसे मेटल है जिनको देने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ ऐसे मेटल है जिनको देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? सो फाइनली आप लोग क्या करोगे, आप इस PDF में जो मैंने छोड़ दिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है और लिथियम क्लोराइड है, आप इनके कंपाउंड्स को बनाना प्रैक्टिस करोगे और ओवरऑल भी यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें कि क्या आपसे ये बन पा रहे हैं कि नहीं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी taking covalent bond. Till then, bye bye.